आबकारी नीति में फंसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की और बड़ी मुश्किलें। सीबीआई टीम मनीष सिसोदिया के गाजियाबाद स्थित बैंक के लॉकर खंगालने पहुंची। बैंक में मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी मौजूद। भाजपा लगातार सिसोदिया के इस्तीफे की कर रही है मांग। भाजपा का दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला हुआ तेज। भाजपा ने कहा केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार की भूख नहीं हो रही खत्म। भाजपा ने आबकारी और शिक्षा विभाग में घोटाले पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वर्ष 2024 एक्शन प्लान और आगामी G20 समिट की सुरक्षा योजना समेत अनेक बिंदुओं पर समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धा से जुड़ा रोडमैप करेगी जारी। रोडमैप का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफगानिस्तान पर यूएनएससी की बैठक में भारत ने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हमलों पर जताई चिंता। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा अफगानिस्तान से बाहर काम कर रहे समूह शांति और स्थिरता के लिए है सीधा खतरा। क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस प्रगति का किया आह्वान। खेल की खबरों में साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में सिमोना हालेप और स्टेफानोस सित्सिपास हुए उलटफेर का शिकार। वहीं सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली में नई आबकारी नीति में घोटाले के जो आरोपी हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर, जिनके बैंक लॉकर्स की जो जांच है वो शुरू हो गई है। बैंक में मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सीबीआई के अधिकारी जांच करने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम लॉकर के रजिस्टर देखेगी और उसके साथ ही वह मनीष सिसोदिया के बैंक खाते की जानकारी भी इकट्ठा करेगी। ऐसे में इस मामले में वक्त लग सकता है। बता दें ये जांच आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर की जा रही है। और इस मामले पर बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, लगातार हम देख रहे हैं कि आप पार्टी तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आज भी सीबीआई की टीम जो वसुंधरा में उनका बैंक खाता है और इसके अलावा जो लॉकर है उसकी जांच करने के लिए पहुंची है। और सुबह करीब 11:15 बजे 11:30 के आसपास सीबीआई की टीम पहुंची थी और उससे पहले मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी खुद बैंक पहुंचे थे, क्योंकि उन्हीं की मौजूदगी में जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो बैंक लॉकरों को खोलकर उसकी जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बैंक के अधिकारियों से पूछताछ करेगी सीबीआई की जो टीम है कि मनीष सिसोदिया के खाते में कितना पैसा आया, कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ और उनके लॉकर से क्या क्या चीजें मिलती हैं। आपको पता होगा, खुद मनीष सिसोदिया ने इस बात को लेकर ट्वीट भी किया था कि आज सीबीआई उनके खातों की जांच करेगी। तो सीबीआई ने पहले ही उनको बता दिया था कि वो उनसे पूछताछ करने के साथ साथ उनके जो लॉकर हैं उसकी भी जांच सीबीआई की टीम करेगी। उसी के तहत एक ये रूटीन प्रोसेस है और सीबीआई की टीम पहुंची है। अब उनके बैंक खातों को खंगाल रही है। सीबीआई के कई सारे अधिकारी हैं और इस समय बैंक में मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं और उनकी पत्नी भी मौजूद है। हाँ, चल। और जिस तरह से साफ समझ में आ रहा है कि इस पूरी कार्रवाई में वक्त लग सकता है और खास तौर पर हमने देखा कि दिल्ली में जो जांच थी उस जांच की आंच अब गाजियाबाद तक पहुंची है। ऐसे में अगर कुछ निकलकर सामने आता है तो कानूनी कार्रवाई किस तरफ रुख अख्तियार करेगी? देखिए, बिल्कुल जांच की जो आंच है वो न केवल आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं को चपेटे में भी ले रही है और इसके अलावा अगर आप देखें कि मुख्यमंत्री की देखरेख में ही ये
आबकारी जो नीति है वो दिल्ली की लाई गई थी। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री ये कहें कि उनके साइन नहीं है, लेकिन बिना मुख्यमंत्री के कंसर्न मनीष सिसोदिया इस आबकारी नीति को ला ही नहीं सकते थे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि कई सारे अधिकारियों को भी सस्पेंड किया था। जब सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज की थी उसमें मनीष सिसोदिया पहले आरोपी हैं उनकी एफआईआर में, और इसके साथ साथ ही उन पर आरोप भी हैं कि जो शराब माफिया हैं, शराब के जो कारोबारी हैं, उनके 144 करोड़ रुपए भी माफ किए गए थे। तो कह सकते हैं कि गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की जो कोशिश है वो की गई थी मनीष सिसोदिया के द्वारा, चूंकि मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री हैं। अब सीबीआई इसके मामले की जो जांच है परत दर परत कर रही है। आपने देखा होगा कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के यहाँ पे भी छापे मारे थे, उससे कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीबीआई ने जब्त किए थे। जो शराब के कारोबारी हैं उनके यहाँ पर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी, और इसके अलावा जो अधिकारी इन्वॉल्वमेंट है इस आबकारी नीति में उनके पास भी सीबीआई की टीम पहुंची थी, और वहां से भी छापेमारी की कार्रवाई कर कई सारे कागजात और डिजिटल एविडेंस हैं वो सीबीआई की टीम ने बरामद किए थे। अब सीबीआई की टीम उन जो भी छापेमारी की कार्रवाई से उनके पास जो कागजात, डिजिटल एविडेंस, इसके अलावा मनीष सिसोदिया का जो फोन है, दूसरे अधिकारी हैं उनके भी फोन सीबीआई के पास है, तो उन सब की गहन जो जांच है वो सीबीआई की टीम कर रही है। उनके जो एक्सपर्ट हैं वो उन तारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा जो लॉकर से किस तरह के जो सामान निकलता है और इसके अलावा बैंक से किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी भी परत दर परत जांच है वो सीबीआई की टीम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन ये हमने देखा कि जिस तरह से जांच को तेज किया गया है उस लिहाज से मनीष सिसोदिया ट्वीट कर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन जब इसी तरह का स्पष्टीकरण या फिर चर्चा की मांग विधानसभा में उसमें की गई थी, तब साफ तौर पर उन्होंने मार्शल आउट करवा दिया था जो तमाम विधायक हैं दिल्ली भाजपा के, उनको सदन से। देखिए, बिल्कुल आप अगर देखें आम आदमी पार्टी सेलेक्टिव तरीके से जो बात है वो अपनी रख रही है। अब सीबीआई के सवालों का जवाब उनको सीबीआई के सामने देना चाहिए, लेकिन वो ट्विटर पर उन सवालों के जवाब दे रहे हैं, ट्विटर पर ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे चुके हैं। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि ईडी ने जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की, तमाम सबूत मिले, अदालत में वो सबूत रखे गए और अदालत ने भी माना कि जो अपराध हैं सत्येंद्र जैन के वो काफी संगीन है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी अरविंद केजरीवाल ने उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, और अगर सीबीआई के पास कोई एविडेंस नहीं होते तो सीबीआई एफआईआर नहीं दर्ज करती। सीबीआई ने प्रॉपर तरीके से इसकी जांच की है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की है। मनीष सिसोदिया का एफआईआर में नाम है, और आपने देखा भी होगा कि खुद जो पूर्व एलजी हैं उन्होंने कई सारे अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था इस पूरे मामले में जो आबकारी नीति से जुड़े हुए थे। तो अब कह सकते हैं कि जो जांच की आंच है वो धीरे धीरे मनीष सिसोदिया को तो शिकंजे में ले ही रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है वो भी कह सकते हैं कि संदेह के घेरे में आ रही है, और खासतौर से अरविंद केजरीवाल की आंच। बिल्कुल, तो अब क्योंकि इस पूरी कार्रवाई में वक्त लगेगा और जिस तरह से सीबीआई पहुंच गई है गाजियाबाद के उस बैंक में और लॉकर को चेक किया जा रहा है, तो हो सकता है बहुत कुछ निकल कर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए नीरज। और वहीं बढ़ते हैं आगे, इसी से जुड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि आप की जो पार्टी है उसकी भ्रष्टाचार की भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के सरकार में न तो खजाना सुरक्षित है और न ही दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हैं। तो मनोज तिवारी ने साथ में ये भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमें शिक्षा विभाग के घोटाले का भी दर्शन हो गया। दिल्ली के स्कूल में एक बच्ची पर पंखा गिर गया। कई स्कूल ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। हमने शिकायत की है और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, संजय जी ने जो परिचय दिया, हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली को और देश को जान करके बहुत दुख होगा
कि दिल्ली की स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया। नांगलोई की वो बच्ची इस समय अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। अभी भी उसकी स्थिति चिंताजनक है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि 38 दिन पहले हमने जो 15 सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे थे, अब तक उनके जवाब नहीं मिले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर हैं, शिक्षा और आबकारी घोटाला। शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि केजरीवाल इस घोटाले में शामिल मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। नोएडा में 2 टावर, ट्विन टावर ध्वस्त किए गए, पर दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का, और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। और इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेंद्र। शैलेंद्र, लगातार अपने एजुकेशन मॉडल के लिए वाहवाही बटोरने वाली आप अब विवादों के घेरे में हैं, और ख़ास तौर पर लगातार अब जो इस्तीफे की मांग है मनीष सिसोदिया को लेकर, वो तेज होती हुई। आंचल, देखिए, जब आबकारी नीति पर सवाल उठे थे और कई सवालों के जवाब बीजेपी ने मांगे थे अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से और मनीष सिसोदिया से, तब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जिस तरह से उस पर काम हुआ है, इसलिए इस तरह टारगेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा में घोटाले का आरोप बीजेपी लगा रही है कि किस तरह से कई स्कूलों में जो कमरे बनने थे वो टॉयलेट की जगह पर कमरे दर्शा दिए गए, और दूसरी बात यह है कि जर्जर भवनों की बात बीजेपी कर रही है। मनीष सिसोदिया के जो मॉडल को एक तरह से चुनौती देते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के सांसद मनीष तिवारी ने इस बात को कहा कि दिल्ली में कई स्कूलों की जो भवन है वो जर्जर है, और एक बच्ची का उदाहरण देते हुए कि किस तरह से स्कूल का पंखा उस छात्रा पर गिर गया और वो अस्पताल में भर्ती है। तो ऐसे में बीजेपी न केवल आबकारी नीति बल्कि दिल्ली में शिक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए अब तमाम मुद्दों के साथ, आरोपों के साथ और तथ्यों के साथ सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कि आक्रामक है पूरी तरह से बीजेपी इस मामले पर, न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल से इस बात की मांग कर रही है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें, और हम दिल्ली विधान सभा परिसर में भी देख रहे हैं कि जिस तरह से कल से धरना बीजेपी के विधायकों ने दिया, तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि इसमें एक तरह से बचाव की मुद्रा में आम आदमी पार्टी है, वो अन्य मुद्दों पर बात ज्यादा करती नजर आ रही है, बजाय इसके जो दिल्ली में बीजेपी तमाम सवाल पूछ रही है, जिन 15 सवालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी ने लगातार पूछा है, उस पर कोई सीधा जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा। बिल्कुल, और खास तौर पर जो भी इनके मंत्री अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको क्लीन चिट अपने आप ही आप पार्टी खुद से दे देती है, लेकिन जांच से लगातार भागने की कोशिश और मुद्दा भटकाने की भी। देखिए, ये बीजेपी का आरोप है कि जब भी किसी मंत्री पर आरोप लगते हैं दिल्ली सरकार के, तब उन्हें जिस तरह से क्लीन चिट दी जाती है और बाद में न्यायालय से उन्हें तुरंत फौरी कोई राहत नहीं मिलती, और जिस तरह से सत्येंद्र जैन का मामला सामने आया, अब मनोज सिसोदिया सीबीआई के एफआईआर में मुख्य आरोपी हैं, सबसे आरोपी नंबर 1 है, और 15 अन्य आरोपी साथ में उनके हैं, और जिस तरह से ये पूरा आबकारी घोटाला में तथ्य सामने आ रहे हैं कि समिति के सिफारिश के उलट तमाम फैसले लिए गए, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर ये फैसले किसके इशारे पर लिए गए। क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि मुख्यमंत्री के नाते अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि जो फैसले लिए गए और बाद में जब सीबीआई की जांच के बाद
आबकारी नीति वापस ली गई। तो आखिर ऐसा क्या कुछ था इस और साथ ही शैलेंद्र, इसमें कई ऐसे शराब कारोबारियों के साथ जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए कई मशहूर कॉमेडियंस का भी नाम सामने आया था। इसको लेकर भी कि किस तरह से इस पूरे आबकारी नीति का फायदा जो रसूखदार लोग हैं उन तक पहुंचाया गया, इसे ट्रैक करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। कि देखिए, इसमें आरोप मुख्य यही है कि जो राजस्व का फायदा होना चाहिए था वो फायदा होने की जगह पर नुकसान हो गया, जिसकी एक ऐसी नीति लाई गई जिसमें थोक का जो काम है वो कंपनियों को दिया गया, जबकि वो काम सरकार को करना चाहिए था। और फुटकर का काम जो व्यक्तिगत नीलामी के जरिए व्यक्तिगत लोगों को दिया जाना चाहिए था, जो ठेके हैं, रिटेल ठेके की बात मैं कर रहा हूं, वो कंपनियों को दिया गया जोन बांट के, उसका भी नुकसान हुआ। तो एक तरफ से भ्रष्टाचार की गुंजाइश हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, दूसरी तरफ जो थोक के काम से ज्यादा राजस्व आना चाहिए था उसका घाटा हुआ, और लाइसेंस फीस माफ की गई 144 करोड़ रुपए। कोरोना के समय में जब दवाई और बेड पर ज्यादा काम होना चाहिए था तब दस्तखत किए जा रहे थे नई आबकारी नीति पर। तो तमाम ऐसे तथ्यों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से और आम आदमी पार्टी से। तरुण सवालों के लिए 24 घंटे की मोहलत दी जा रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार उन सवालों को दोहराया जा रहा है बीजेपी की तरफ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सवालों के जवाब देना भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education. Offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ISI. मम्मा, ISI. नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI. गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर दिल्ली पुलिस की उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और 2024 के लिए कार्य योजना पर चर्चा करने के अलावा अमित शाह G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा कर रहे हैं। खबर झारखंड से, जहां सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सभी को राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल रमेश बैस इस मामले पर विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर रहे हैं और किसी भी वक्त वो अपने आदेश से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत करा सकते हैं। इस राजनीतिक असमंजस और उहापों की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने कल झारखंड मंत्रालय पहुंचकर विभाग से जुड़े कार्यों का निपटारा किया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के दुमका में पेट्रोल डालकर की गई छात्रा की हत्या के मामले की जांच के लिए SIT की टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक करेंगे। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने आज मृतक छात्रा के घर 7 दिनों के बाद पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं। टीम ने पीड़िता के घर से कई साक्ष्य इकट्ठा किए। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम अंसारी उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नईम अंसारी ने ही शाहरुख को पेट्रोल दिया था। झारखंड के दुमका में मंगलवार को एक युवक द्वारा लड़की को जलाकर मारने की घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं इस इलाके में धारा 144 अभी भी लागू है। और इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ गए। दिवाकर, FSL की जो टीम है वो अब 7 दिन बाद पीड़िता के घर पहुंची है, देर नहीं हो गई क्या?
देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि इतने दिनों में बहुत सारे साक्ष्य जो होते हैं, जो सबूत होते हैं, वो एक तरीके से मिट भी जाते हैं। और जो कल, क्योंकि इतने दिन, लगभग 6 दिन बाद कल ही इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा जांच की घोषणा की गई है और बाकायदा टीम बनाई गई है। लेकिन साथ ही साथ एक कार्रवाई ये भी हुई है कि जो इस मामले की जांच कर रहे थे, जिस थाना प्रभारी के जिम्मे ये जांच का जिम्मा था, उसको हटा दिया गया है वहां से, क्योंकि लगातार उन पर यह आरोप लग रहा था कि उन्होंने इस पूरे मामले में जो है FIR करने में देरी की है और तमाम जो एक कानूनी प्रावधान होते हैं उसमें लचीलापन भी दिखाया है। तो इन तमाम बिंदुओं का जब आरोप लगा तो उस अधिकारी को वहां से हटा दिया गया। और कल जब मुख्यमंत्री कार्यालय इस मामले में सक्रिय हुआ, बाकायदा उसके परिवार वालों को जो मदद के तौर पर 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया और साथ ही साथ जांच टीम का गठन किया गया। आज जांच टीम ने पूरी तरीके से वहां उसके घर पर पहुंची है और उन्होंने जांच का जिम्मा जो लेने के बाद FSL की टीम भी पहुंची है और वो सारे जो भी सबूत हो सकते हैं उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 7 दिन बहुत ज्यादा होते हैं जब किसी भी घटना के बाद आपको लगे कि वहां कोई सबूत बचा रह सकता है, क्योंकि उस परिवार के साथ जब ये हादसा हुआ था तो परिवार का मनोबल एक तरीके से टूट गया था। परिवार पूरी तरह से सदमे में था। पूरे परिवार के लोग रांची शिफ्ट हो गए थे जहां रिम्स में उस लड़की का इलाज चल रहा था। तो उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें तो एक तरीके से जो सबूत होता है वो अपराधियों के पास पूरा वक्त मिला उस सबूत को मिटाने के लिए और उसे खत्म करने के लिए। लेकिन आज इस बीच एक चीज और कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी जो है वो पीड़िता के घर पहुंच रहे हैं, उनके परिवार से मिलने, उन्हें सांत्वना देने। और गोड्डा में जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का भी ऐलान किया है। दिवाकर, जिस SIT का जिक्र किया जा रहा है वो किसके नेतृत्व में उसका गठन किया गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि पहले भी लचर कानून व्यवस्था के चलते इस तरह की घटना हुई। उस लिहाज से इस SIT से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर SIT का गठन, प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिनों बाद प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके बाद आनंद फानन में अब इसका जांच शुरू किया गया है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल की ओर से भी लगातार ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की, कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने भी कहा था कि पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई हो और जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा जो अपराधी है इस तरह की घटना देने के बारे में सोच भी नहीं सके। इस घटना से मनोबल टूटना चाहिए। जिस तरह का अपराध उसने, जघन्य अपराध किया है, और उसी लाइन पर अब सरकार का भी ये वर्जन आ रहा है। कल मुख्यमंत्री ने भी सामने प्रेस पत्रकारों से बात किया और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार कानून जो भी है वो सख्त सख्त कार्रवाई करेगा और इस पूरे मामले की कोशिश की जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और जल्द से जल्द पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सके। तो लगातार ये अब कोशिश हो रही है कि पीड़िता को न्याय दिया जा सके। लेकिन लोगों में आक्रोश आज भी देखने को मिला। लगातार जो पूरे संथाल के इलाके में एक तरीके से प्रोटेस्ट प्रशासन के खिलाफ लगातार दिख रहा है। और लोग, जब कल उनका अंतिम संस्कार उस पीड़िता का किया जा रहा था तो उसके बाद एक जन सैलाब देखने को मिला था और वो गुस्सा आज भी लोगों के मन में वहां साफ तौर पर दिख रहा है। दिवाकर, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसे में अगर आपकी जो पीड़िता का परिवार है, अगर आपकी उनसे बात हुई है, उनके मन को टटोलने की अगर आपने कोशिश की हो, वो क्या चाहते हैं? क्योंकि लगातार वो भी अपनी जान के बारे में बोल रहे थे कि उनको भी खतरा है और किस तरह से उनके घर के बाहर हमने देखा कि सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है, धारा 144 लगाई गई है। और कहीं ना कहीं इस बात को हम नहीं नकार सकते कि कानूनी व्यवस्था, अगर झारखंड और दुमका की बात की जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा लचर है। निश्चित तौर पर लचर व्यवस्था, क्योंकि ये जब मामला संज्ञान में आया था इसके पहले भी उस पीड़िता की ओर से एक बार शिकायत दर्ज की गई थी कि उस युवक, सिरफिरे युवक के द्वारा लगातार उसे परेशान किया जा रहा है, उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। और जब ये मामला घटित हो जाता है उसके बाद भी प्रशासन की ओर से एक तरीके से ढील वाले रवैया यहाँ पर अपनाया जाता है पुलिस की ओर से। लेकिन हालांकि 2 लोगों की इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और लेकिन फिर भी दबाव की स्थिति है। और उसके परिवार के लोगों से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अगर उनकी बेटी को सही इलाज मिला होता, समय पर इलाज मिला होता, तो शायद उनकी बेटी बच जाती। साथ ही साथ उनको भी इस बात का डर है कि जिस तरीके से अंजाम इस घटना को दिया गया है, बेटी को जलाने की कोशिश की गई थी, तो उसके बाद वो पूरा परिवार सदमे में है, डर के माहौल में है। और वैसे में जब एक तरीके से प्रशासन और पुलिस प्रशासन कल से जब शाम से इस मामले में हरकत में आया है तो उनके घर के आसपास भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और ये कोशिश की जा रही है, उन्हें भरोसा दिलाने का भी प्रयास हो रहा है। क्योंकि
एसपी के स्तर पर, डीसी के स्तर पर लगातार ये प्रयास हो रहा है कि परिवार वालों को जो एक तरीके से भरोसे में लिया जाए, और उन्होंने जो एक सशक्त प्रशासन का भरोसा खोया है उस भरोसे को भी बरकरार रखा जाए। और बिल्कुल भरोसे को बरकरार रखना है, सशक्त न्यायिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होनी चाहिए, ताकि जो हौसले बुलंद हैं अगर इस तरह के लोगों के, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये जवाब मिले कि आप इस तरह से अगर करते हैं तो आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं, एफएसएल की जो टीम पहुंची है वहां पर, उसके बारे में आगे आपसे बात करेंगे। अब रुक करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसने अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अयोध्या विवाद पर साल 2019 में आए फैसले के चलते अब इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं है। वहीं मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटिस जारी किया। एनएचआरसी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग को नोटिस जारी किया। 3 मुस्लिम महिलाओं नफीसा बेगम, समीना बेगम और फरजाना के अलावा अश्वनी उपाध्याय ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ।